वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनबीएस का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जो 16 दिसंबर को हुआ था उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है एनबीएस का, ये जो है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेहरू महानोबी स्ट्रेटजी अडोप्टेड ड्यूरिंग अर्ली ईयर ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो 5 ईयर प्लान में हमने स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने महानोबी स्ट्रेटेजीज को अपनाया था, तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ऐसी है जो महानोबी स्ट्रेटजी से मेल नहीं खाती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पहली बात हमने क्या बोला कि महानोबी स्ट्रेटजी सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने अपनाई थी, जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1961 था। और इसमें फोकस क्या किया गया था, महानोबीज द्वारा, ये एक इकोनॉमिस्ट थे और इनका फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो बेस है वो तैयार करें, इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करें, उनका डेवलपमेंट करें। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये इनका मोटो था या इनको ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इस बात को नहीं कह रही। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हैवी गुड सेक्टर वाज एट अ हार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। अभी हमने बात की कि स्ट्रेटजी में मेन फोकस यही था कि किस तरीके से आप हैवी जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसको डेवलप करो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट रिलाई मोर ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बात भी सही है कि सेकेंड 5 आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर जब आप 6 5 ईयर प्लान तक पढ़ते हैं, हमने इस टॉपिक को डिटेल में किया भी हुआ है। आपने देखा है कि पहले जो 6 5 ईयर प्लान थे, इनके अंदर सरकार का जो मोटिव क्या था, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट, पब्लिक जो सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ थी उनमें तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया था। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर भी पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज बचे थे उनका क्या हुआ था, औद्योगिकरण पर काफ़ी जोर दिया जा रहा था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इट बिलीव दैट इकोनॉमी कैन बी ट्रांसफॉर्म थ्रू हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। कि इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये बात पर भी काफ़ी फोकस किया था महानोबी स्ट्रेटेजी में कि किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी है उसमें नेशनल इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। उसमें क्या बोला है, हैवी एम्फेसाइसिस ऑन वेज गुड सेक्टर, कि हमने जो महानोबी स्ट्रेटेजी थी इसके अंदर वेज गुड सेक्टर पर फोकस किया था। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या हुआ था, ये जो महानोबी स्ट्रेटेजी है जो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट की थी, इनको क्रिटिसाइज किया था वकील एंड ब्रह्मानंद ने। वकील एंड ब्रह्मानंद ने ही वेज गुड सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, लेकिन महानोबी स्ट्रेटजी में इसकी कोई बात नहीं की गई थी। इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है और यही हमसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द कलर ऑफ अ ड्रेस एंड इंटेलिजेंसी ऑफ इट्स पर्सन हु वेयर इट हैव, कि एक पर्सन के कलर में और उसकी इंटेलिजेंसी में क्या कोई रिलेशन है, ये हमसे पूछा है। अब आप बताओ
किसी पर्सन ने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई है और उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल से उसका कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो हम कहेंगे नो कोरिलेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इन अ लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में आपको संतुलन की कंडीशन को बताना है। आप क्या कीजिए, हम डायग्राम बनाते हैं ना, लॉन्ग रन में हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये प्राइस हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, ये हमारा संतुलन की सिचुएशन होती है। अब हमें पता है कि प्राइस इक्वल होता है हमारा एवरेज रिवेन्यू के, और एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल हमारी बराबर होती हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं। अब पहली बात हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम, हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम कौन सा होता है, घटते बढ़ते ये वाला प्रतिफल के अनुपात के नियम। ठीक है, तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इसको बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट रन के अंदर हमारे सारे फैक्टर फिक्स होते हैं, लेबर का यूज़ कर कर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा घटते बढ़ते प्रतिफल का अनुपात का नियम लागू होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न बोलते हैं फैक्टर पर, तो ये बात भी सही है। और क्या है, लॉ ऑफ इक्विल व डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल का अनुपात का नियम भी यही होता है, तो ये वाली इसको ये बोला जाता है। उसके बाद 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, उत्पादन की 3 स्टेजेस होती हैं, ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये सेकंड स्टेज होती है, एंड ये थर्ड स्टेज होती है। तो इसको हम 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये सब बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है हम 2 तरह की पॉलिसीज का यूज़ करते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने का काम आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट मैनेज करती है। अब इनमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं है, हमसे क्वेश्चन पूछा है, सॉरी कौन सा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन से हैं। अब देखिए, रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है, एक ऐसी रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो ये तो आरबीआई के कंट्रोल के अंदर आती है, तो ये तो सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदता है, बेचता है, तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही इंस्ट्रूमेंट है। कैश रिजर्व रेशो, हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो ये भी आरबीआई मैनेजमेंट करता है। लेकिन सब्सिडी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि सरकार देखती है कि किसको सब्सिडी देनी है, किसको नहीं देनी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी सी तो करेक्ट है, लेकिन डी करेक्ट नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है, और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे, उसका अगर डायग्राम बनता है तो उसको सोल्व करते जाएंगे। देखिए क्या बोला है, इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री विल हैव अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व इन लॉन्ग रन। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी क्या हो रही है, कॉस्ट बार बार बढ़ रही है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ रही है, और जिसकी वजह से आपका जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट करेगा लॉन्ग रन में। ये बात सही है, किसी भी प्रोड्यूसर की जैसे जैसे प्रोडक्शन करता जाता है, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ती है तो उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट साइड। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखो क्या है,
आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, आप इतनी सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जो आप प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, प्राइजेस बढ़ रहे थे, प्राइस नहीं बढ़ रहे थे, कॉस्ट बढ़ रही थी। कॉस्ट बढ़ने की वजह से अब आप उतनी सप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया ना, नहीं कर गया या नहीं करा, किया ना, इसने स्लोप शिफ्ट किया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल, ये मैंने आपको एक सप्लाई कर्व के डायग्राम से समझाया। अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायग्राम बनाओगे तब भी आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड ही शिफ्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। इन अ शॉर्ट रन MC कर्व ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म फ्रॉम अबव द AR is equal to ABC can also be considered as a supply curve of a competitive firm। ये क्वेश्चन बोला है कि जो कॉम्पिटिटिव फर्म का, प्रतियोगी फर्म का जो MC कर्व होता है, जो कि AR और ABC से ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्या उसको हम उस फर्म का सप्लाई कर्व बोलते हैं? ये बात भी बिल्कुल सही है। मैं आपको डायग्राम से इस बात को समझाती हूँ। आपने देखा होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये वाली जो सिचुएशन होती है किसकी होती है, जब हमारा ABC और AR इक्वल होता है, किसकी होती है, इसको हम शट डाउन पॉइंट की सिचुएशन बोलते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। देखिए, ये हमारा हो गया AC, ठीक है, एवरेज कॉस्ट हो गई, ये आपका हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है। और जब आपका ये वाला देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो ये पॉइंट क्या है, शट डाउन का पॉइंट है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है शॉर्ट रन के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ना, अब ये जहाँ पर टच किया, इससे ऊपर जो भी ये हमारा MC बचा ना, ये इस A पॉइंट से, अगर ये A पॉइंट यहाँ पर है, इस A से लेकर, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको और भी समझ आए। देखो यहाँ इस ये A पॉइंट पर तो शट डाउन पॉइंट आ गया, यहाँ पर AR और ABC इक्वल है, तो वो तो ये बोल ही रहा है। लेकिन ये कह रहा है इसके ऊपर जो भी हमारी MC बची ना, ये वाली जो MC जितनी भी बची, ये वाला जो हिस्सा है MC का, ये उस फर्म का सप्लाई कर्व होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये तो शट डाउन पॉइंट हो गया, इसके ऊपर जो ये MC बचा ना, ये क्या होता है, सप्लाई कर्व होता है उस कॉम्पिटिटिव फर्म का। ये बात बिल्कुल सही है। आपने मोनोपोली में भी देखा होगा, यही सप्लाई कर्व हमारा होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपने देखा किस तरह से हमने डायग्राम से इस पॉइंट को क्लियर किया। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो C है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, फिशर का जो आइडल इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछा गया है। उसमें आपको पता है हम बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी का समेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर जो दिया गया है, ये हमारा फिशर आइडल इंडेक्स का क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी कुड बी टर्म एज, कि जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान, अभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं। अब हमें स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्या हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी? नहीं। जब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे उस समय हमारी जो हालात थे वो बहुत ख़राब थे, तो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं थी। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, अ स्टैग्नेंट कॉलोनियल कॉन्केवल, ये बात बिल्कुल सही है। औपनिवेश शासन था, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया हुआ था, तो उस तरह की हमारी एक अर्थव्यवस्था बनी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट हो जाएगा। लेकिन बाकी हम और ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या बोला गया है, एन एमर्जिंग इकोनॉमी विद अबंडेंट मॉडर्न रिसोर्सेज, कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे। कौन से? एमर्जिंग रिसोर्सेज, की जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए बहुत ज़्यादा हमारे पास थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ऐसे थे जो हमारे पास अवेलेबल भी
नहीं थे और हमारी इकोनॉमी में लेस अनएम्प्लॉयमेंट थी और लेस पॉवर्टी थी। हमारे यहाँ पर पॉवर्टी की समस्या भी बहुत ज़्यादा थी और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए हमारा एक ही ऑप्शन राइट है कि हमारा औपनिवेशिक शासनकाल चल रहा था और क्या था, एक स्थिर हमारी अर्थव्यवस्था थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें देखना है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन मार्च 1950 एंड ड्राफ्ट आउटलाइन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वर प्रेजेंटेड इन 1951। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसकी जो हम कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट है 1950 में हुई। ये बात तो सही है, यहाँ तक जो स्टेटमेंट बोली गई है वो बात तो सही है। आपको पता है योजना आयोग कब बना था, 15 मार्च को बना था और कब बना था, 1950 में बना था, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट कि ड्राफ्ट जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जुलाई 1951 में प्रेजेंट किया गया था, ये बात, ये आधा स्टेटमेंट गलत है जिसकी वजह से ये पूरी लाइन गलत हो जाएगी। क्योंकि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन है ना, अप्रैल में स्टार्ट हुआ था 1951 के अंदर, तो आप जुलाई में कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये वाली इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। क्योंकि कई बार आपको कन्फ्यूज़न होगा कि आपका प्लानिंग कमीशन तो सेटअप हुआ 1950 में, फिर ये करेक्ट क्यों नहीं है। ये इसीलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि 1950 वाली बात तो सही है, लेकिन जो सेकंड जो लाइन में बोला गया है ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने जुलाई में सेटअप किया था, ये बिल्कुल गलत है। हमने अप्रैल 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को स्टैब्लिश किया था। अगला देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है, देखो अप्रैल 1951 से लेकर मार्च 31 1956, ये बात सही है। यही फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम ड्यूरेशन है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा, बी हमारा करेक्ट है, लेकिन आर हमारा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आप असर्शन रीजन के या करेक्ट इनकरेक्ट के आंसर्स को सोल्व करो तो आप उसको एक बार 2 बार पढ़ लो। कई बार ऐसा लगता है कि हमें समझ आ गया, लेकिन उसके अंदर जो स्टेटमेंट दी होती है वो थोड़ी डिफरेंट दी होती है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे बस फिजिकल डेफिशिएट, राजकोषीय जो घाटा होता है उसका फॉर्मूला पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम बजट डेफिशिएट में से बजट की रिसिप्ट को माइनस कर देते हैं और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को माइनस कर देते हैं, तो हमारा फिजिकल डेफिशिएट आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन प्राइस ऑफ अ पेप्सी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक। अब आपको पता है यहाँ पर ये 2 गुड्स कैसी हैं, कोक और पेप्सी। कोक और पेप्सी आपकी कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं, या हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स हैं। अगर आपको मान लो आप मार्केट में गए, आपको कोक नहीं मिलती, तो हम क्या ले लेते हैं, हम पेप्सी ले लेते हैं ना। तो फिर क्या होता है, अगर कोक का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेप्सी की डिमांड हम बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, एक का प्राइस यहाँ, एक की क्वांटिटी यहाँ। अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा, ये मान लो कोक है और ये है पेप्सी, अगर आपकी कोक का प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड किसकी बढ़ाओगे, आप पेप्सी की डिमांड को इंक्रीज करोगे। तो आपको समझ आया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कोक और पेप्सी, और इनमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर हमारी पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कंसीडर्ड एज अ रोल ऑफ कमर्शियल बैंक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनमें से क्या काम कमर्शियल बैंक्स का नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट है फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मुलेशन। कमर्शियल बैंक सेविंग को मोबिलाइज करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लेके चलते हैं और कैपिटल फॉर्मुलेशन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम हाउस होल्ड क्या करते हैं, बैंक्स में अपना पैसा जमा कराते हैं, तो हमारी तो होती है वो सेविंग। लेकिन बैंक क्या करता है, उस सेविंग को एक बिजनेसमैन को लोन पर देता है और फिर क्या करता है, उसका कैपिटल फॉर्मुलेशन होता है। तो ये कमर्शियल बैंक करते हैं। और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ को। ये बात भी सही है, क्योंकि टाइम टाइम पे आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं
उनको कमर्शियल बैंक को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो कमर्शियल बैंक है वो कहीं ना कहीं फार्मर्स के इंटरेस्ट को भी देखते रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, कंट्रोल करना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, ये काम IMF का है या गवर्नमेंट का है, ये काम कमर्शियल बैंक का नहीं है कंट्रोलिंग का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे आर्क इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है ना वो आपसे पूछा गया है। आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है, एक डिमांड कर्व है, उसमें ये आर्क बनी होती है। तो आर्क इलास्टिसिटी का काम क्या है, मान लो A पॉइंट और ये C पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में एक आर्क बनी होती है डिमांड में, तो इसका बीच में इलास्टिसिटी को मेजर करने का काम आर्क इलास्टिसिटी करती है। तो जो आर्क इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ फॉर्मूला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर C में जो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ये जो है आर्क इलास्टिसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। पहली बात, बॉन्ड क्या होता है कि ये एक लोन की तरह होता है, कंपनियां क्या करती हैं, बॉन्ड को इश्यू करती हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है ये जो है एक डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इशू करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आर सोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI इनको इशू करती है, या इनको HDFC जो कंपनीज होती हैं वो इनको इशू करती हैं। क्या होता है, जीरो कूपन एक बॉन्ड होता है, एक ऐसा बॉन्ड होता है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है ना, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड जिस पर क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट डज नॉट पे इंटरेस्ट ओवर इट्स लाइफ इन्वेस्टर। कहने का मतलब है कि जब क्या होता है, जो कोई भी बॉन्ड्स कोई भी बंदा परचेज करता है तो उस पर एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड होता है कि आपको इस टाइम पीरियड के बाद पैसा वापस मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। लेकिन जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है, इस बॉन्ड को खरीदने वाले को मैच्योरिटी के टाइम पीरियड पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि क्या होता है, इसमें होता है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बेचा जाता है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पर क्या फ़ायदा होता है इसको खरीदने का, मान लो कि गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड है, वो क्या है 10,000 का है, लेकिन उस पर क्या होता है, डिस्काउंट पर उसको बेचा जाता है, मान लो वो 4,000 का इस टाइम आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर रही है, तो गवर्नमेंट उस बॉन्ड को जिसकी वैल्यू क्या है 10,000 रुपये है, तो वो आपको 4,000 का क्या कर रही है, बेच रही है। लेकिन मान लो उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड क्या है, 2 साल है, तो 2 साल बाद गवर्नमेंट आपको 4,000 रुपये नहीं देगी बल्कि 10,000 रुपये पेमेंट करेगी। तो जीरो कूपन बॉन्ड में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि फ़ायदा ये होता है कि जो इनकी प्राइस होती है, एक्चुअल प्राइस 10,000 है, लेकिन क्या होता है, ये आपको एक तरह से डिस्काउंट में मिल गए हैं, 4,000 में मिल गए हैं, और कल को जब गवर्नमेंट आपको पे करेगी तो गवर्नमेंट आपको 4,000 रुपये पे नहीं करेगी बल्कि आपको 10,000 की पेमेंट देगी। तो सिर्फ जीरो कूपन बॉन्ड को खरीदने का फ़ायदा यही होता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला पूछा है। जब आप क्या करते हो, नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कि विदेशों से हमने कितना पैसा कमाया, मान लो आपकी देश की इनकम 500 करोड़ रुपए, 500 है करोड़ है, आपने क्या है 300 करोड़ रुपए विदेशों से कमाया, ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है ना। आपको पता है कि 300 करोड़ आपने विदेशों से कमाया है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके, तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको ये पता लग गया ना कि आपने अपने देश में कितना कमाया, आपने अपने देश में सिर्फ 200 करोड़ रुपए कमाया। तो डोमेस्टिक जो इनकम है उसका फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आपने माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर एम्प्लॉयड इन एन एक्टिविटी इट इज अ सिचुएशन ऑफ,
कि जितने लोगों को काम पे ज़रूरत है, एक काम है, उसको करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उस काम में लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं आप डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी हम बोलते हैं। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिलती है कि ज़रूरत होती है 5 की, लेकिन लगे कितने होते हैं, लगे होते हैं वहाँ पर 10 से 15। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि आपको सीजन में काम मिलता है, जैसे कि जब फसलों में कटाई बुनाई होती है जब, तो किसानों को काम मिल जाता है, लेकिन बाकी का टाइम पीरियड वो फ्री रहते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है, मंदी होती है, उस टाइम उस हिसाब से बेरोजगारी की स्थिति आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय यूएनडीपी 2021। आपको पता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कब दिया गया था, पहली बार 2010 में दिया गया था। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करो कि आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। पहली बात, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है कॉन्सेप्ट 2010 में दिया गया था। उन्होंने ये बात बताई थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कि गरीबी का होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि मल्टी डायमेंशनल्स होते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है उसको रिलीज़ कौन करता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज़ करती है 2 ऑर्गेनाइजेशन। पहली है OCHI, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। एंड उसके साथ एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं तब जो है क्या रिलीज़ की जाती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 मेजर कंपोनेंट होती हैं। पहला होता है हेल्थ, दूसरा होता है हमारा एजुकेशन एंड तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इनके सब पार्ट होते हैं वो मिला के कितने होते हैं, 10 होते हैं। इन सबको मेज़र किया जाता है, फिर उस हिसाब से पॉवर्टी का इंडेक्स निकाला जाता है। हर साल इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा, अब क्वेश्चन में पूछा है 2021 में जो रिलीज़ की गई उसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कहाँ पर थे, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ, फिर उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ। जो 2021 की ये रिपोर्ट आई थी इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखा जाए परसेंटेज में जो पॉवर्टी का जो नंबर है वो कहाँ था, पाकिस्तान पहले पर था, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे था इंडिया। इंडिया के बाद जो कंट्री थी वो कौन सी थी, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका। तो हम क्या कहेंगे फर्स्ट, अब हमें किस में निकालना है, लेकिन हमें लगाना है भी डिसेंडिंग में ही है ना, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले पे पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर उसके बाद आपका आएगा बांग्लादेश, उसके बाद आएगा श्रीलंका। तो अब आप देख लेना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर देखो, पाकिस्तान के साथ B, फिर इंडिया के साथ A, फिर बांग्लादेश के साथ C एंड D, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन करो तो आप कोशिश करो कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार लर्न कर सको, समझ सको। आज हमारे यहाँ पर काफ़ी 15 से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में सोल्व करेंगे। आई होप सो आपको ये समझ आए होंगे, आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मदद करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।